डियर स्टूडेंट्स, तो इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स वाली यूनिट में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अभी लास्ट वीडियो से, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ पॉलीमर्स विद डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। तो पिछली बार हमने जो पॉलीमर के मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमिन करने के लिए मेथड यूज़ किया था या डिस्कस किया था, वो था विस्कोसिटी मेथड, जिसको हम विस्कोमेट्री भी बोल देते हैं। तो आज इसमें सेकेंड मेथड आएगा लाइट स्कैटरिंग मेथड। अब ये लाइट स्कैटरिंग मेथड में क्या कर रहे हैं हम, यानी कि हमें इसमें कहीं ना कहीं लाइट की ज़रूरत है, और लाइट स्कैटरिंग में लाइट का फैलना कहीं ना कहीं इसका प्रिंसिपल हम लेकर आए हैं। तो इफ़ अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलॉइडल सोल्यूशन, इट गेट्स स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन इन स्पेस। अब देखो क्या होता है कि हमारे पास कोलॉइडल सोल्यूशन की हम क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पॉलीमर सोल्यूशन, जो मोस्ट ऑफ द पॉलीमर सोल्यूशन होते हैं वो नेचर में कोलॉइडल होते हैं। अब कोलॉइडल वर्ड शायद आप लोगों ने पहले सुना हो, अगर नहीं सुना है तो देखिए, सोल्यूशन हमारे मेनली 3 टाइप्स के हम मानते हैं। एक होता है ट्रू सोल्यूशन, ठीक है, दूसरे होते हैं कोलॉइडल, ये हो गया ट्रू सोल्यूशन, एक हो गए हमारे कोलॉइडल सोल्यूशन, और एक हो गए हमारे सस्पेंशन। ठीक, ट्रू सोल्यूशन जैसे अगर हमने पानी में चीनी को घोल दिया, एकदम होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, तो वो हमारा ट्रू सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये जो तीनों सोल्यूशंस को अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो पार्टिकल साइज के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर पार्टिकल साइज थोड़ा छोटा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर सबसे बड़ा हो जाएगा। तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस, बस सिर्फ हम इन तीनों सॉल्यूशन को पार्टिकल के साइज पर जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे फॉग होता है, कोहरा जो हो गया, या पेंट है, या वाटर में आप कुछ ड्रॉपलेट्स डाल दें ऑयल की, तो वो सब एग्जाम्पल्स जो है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन के हैं। सस्पेंशन का एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे अगर आप पानी में रेत डाल दें तो वो एक सस्पेंशन बन जाएगा। तो तीनों सॉल्यूशंस को हम सिर्फ पार्टिकल के साइज पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस का जो पार्टिकल साइज होगा वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है। ठीक है, तो क्योंकि पॉलीमर सॉल्यूशन कोलॉइडल है नेचर में, तो बस इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन यूज कर लिया। तो अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन में से अगर हम कोई लाइट की कोई स्ट्रॉन्ग बीम मीन्स किरण, अगर हम लाइट की किरण को पास करें तो इट गेट्स स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन इन स्पेस। तो ये क्या करे, सारी स्पेस में जो है वो सारी डायरेक्शंस में जो है वो फैल जाएगी। जैसे मान लीजिए सपोज ये सोल्यूशन हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ पर कोई कोलॉइडल सोल्यूशन है, हमने यहाँ से लाइट की बीम को पास किया, तो इन पार्टिकल्स की ये टेंडेंसी होती है कि ये इस बीम को इस सारी डायरेक्शंस में, जो टिंडल कोन भी आपने पढ़ा हुआ होगा, तो ये सारी डायरेक्शंस में इसको ऐसे फैला देते हैं। ठीक है, और ये जो फैला दे रहे हैं, इसकी वजह से जब लाइट इसमें पास हो रही है और टिंडल कोन बन रहा है या ये सारी डायरेक्शन में फैला रहे हैं, तो इस वजह से ये सोल्यूशन हमें थोड़ा सा टर्बिड दिखाई देता है। टर्बिड वर्ड का मतलब होता है थोड़ा सा धुंधला दिखाई देना। जैसे पानी में अगर थोड़ी सी 2-3 बूंदे आप दूध की डाल देंगे तो वो बहुत धुंधला दिखने लगेगा, एकदम क्लियर नहीं दिखेगा। तो टर्बिड मीन्स जो क्लियर ना हो। तो दिस इज द कॉज ऑफ द टर्बिड अपीयरेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलॉइडल सोल्यूशन। तो ये जो लाइट की बीम को स्कैटर्ड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, यही मेन कारण होता है सोल्यूशन के टर्बिड दिखने का। अब ये टर्बिडिटी की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टर्बिडिटी की हेल्प से हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पॉलीमर का। तो सबसे पहले देख लेते हैं टर्बिडिटी है क्या। इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा, द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट scattered per unit length of the solution through which it passes। अब ये इंसिडेंट लाइट क्या है, इंसिडेंट लाइट होती है जो हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता। ठीक है, और फिर जब ये सोल्यूशन में से पास हो जाएगी, जो फैली है, इसको हम बोल देते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, तो एक वर्ड हो गया हमारा इंसिडेंट लाइट, और दूसरा वर्ड हमने यहां पर यूज कर लिया ट्रांसमिटेड लाइट। तो ये कह रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट, मतलब फ्रैक्शन मीन्स उसका कुछ पार्ट, इंसिडेंट लाइट जो कि स्कैटर्ड हो रही है, यानी जो फैल रही है पर यूनिट लेंथ ऑफ सोल्यूशन की, पर यूनिट लेंथ से। सोल्यूशन की लेंथ भी हम दे सकते हैं, जिस भी कहते हैं सेल में या जिस भी कंटेनर में, बर्तन समझ लीजिए आप, बहुत आसान सी भाषा में, जिस बर्तन में हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया तो जो उसकी लेंथ होती है वो सॉल्यूशन की लेंथ हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमने बीकर में ले रखा है तो जो बीकर की लेंथ होगी यहां से यहां तक, तो वो उस सॉल्यूशन की लेंथ मानी जाती है। तो फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट स्कैटर्ड, मतलब इंसिडेंट लाइट का कितना पार्ट स्कैटर्ड किया है उस सॉल्यूशन की पर यूनिट लेंथ ने,
उसी को हम बोल देते हैं टर्बिडिटी। तो अगर हम मैथमेटिकली इसको दिखाना चाहिए, उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, I इज इक्वल टू I0 e टू द पावर माइनस टॉ। ये टी नहीं है, टॉ है। टर्बिडिटी को हम टॉ से डिनोट करते हैं, टॉ और एल। तो हम इसको मैथमेटिकली इस तरह से शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर I0 और L क्या है, तो I यहाँ पर जो होगी हमारी, वेयर I0 इज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो I0 हमारी इसकी ये जो है इसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता होगी I0, और जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी होगी I, ठीक है। और स्मॉल l क्या होगा, जो हमने इस बीकर की जो सोल्यूशन की जो हमने लेंथ ले रखी है उसको हम स्मॉल l से दिखा रहे हैं, और फिर टर्बिडिटी तो है ही। तो दैट ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू अ लेंथ l ऑफ द सोल्यूशन। तो इन केस ऑफ सोल्यूशन ऑफ मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स टर्बिडिटी इज वेरी स्मॉल। तो जनरली पॉलीमर्स के सोल्यूशन में ये टर्बिडिटी बहुत स्मॉल होती है, बहुत कम होती है। तो फिर हम इसको नापेंगे कैसे? इट इज डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट स्कैटर्ड एट 90 डिग्री टू द बीम। इसको हम डिटरमिन करने का तरीका है कि जो भी ट्रांसमिटेड लाइट हुई है, जो भी एक हमने इंसिडेंट लाइट ली थी, जो भी इसमें से ट्रांसमिट हुई है, तो जो इसके परपेंडिकुलर होगी यानी कि 90 डिग्री का इससे एंगल बनाएगी ट्रांसमिटेड लाइट, उसको हम डिटरमिन कर लेते हैं और उसकी हेल्प से हम टर्बिडिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ काम करने के लिए हम एक फोटोमीटर का यूज कर लेते हैं। तो दिस कैन बी डन एक्यूरेटली बाय मींस ऑफ सिंपल फोटोमीटर। तो जो भी हमारी इंसिडेंट लाइट है उससे जो लाइट स्कैटर्ड हुई है, स्कैटर्ड लाइट जो भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है उस बीम के साथ, बस उसको डिटरमिन करना होता है। तो उसकी हेल्प से हम टर्बिडिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डिबाई एक साइंटिस्ट हुए हैं, तो डिबाई ने एक रिलेशनशिप डिराइव की थी टर्बिडिटी और मॉलिक्यूलर वेट, पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर वेट है उनके बीच में। और तो रिलेशनशिप बिटवीन द टर्बिडिटी एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर विच इज गिवन बाय, तो वो इक्वेशन क्या थी, वो ये है, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया इज इक्वल टू 1/hc/τ। अब h यहाँ पर एक कांस्टेंट है और h को यहाँ पर ये हमने लिमिट लगा रखी है कि c टेंड्स टू 0। अभी हम देखेंगे ये क्या लिमिट है। तो वेयर h इज अ कांस्टेंट, h हमारा एक कांस्टेंट है फॉर अ गिवन पॉलीमर एंड अ गिवन मीडियम एंड डिपेंड्स अपॉन द वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद कॉन्सेंट्रेशन। तो h हमारा कांस्टेंट होता है हर एक पॉलीमर के लिए, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे करता है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना चेंज हो रहा है, उसमें कितना वेरिएशन हो रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई थिंक आप लोग जानते होंगे कि अगर हम जैसे सपोज ये हमने कोई ग्लास ले लिया, ग्लास में हमने पानी डाल दिया, इस पर हम कोई लाइट डाल रहे हैं, तो लाइट जब हवा में है तो इसकी डायरेक्शन लाइट की ऐसे है, लेकिन जैसे ये पानी में जाएगी थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये अगर लाइट जा रही तो बिल्कुल सीधी जाएगी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये रिफ्लेक्ट हो जाती है इस मीडियम में जाकर। तो ये कितनी मुड़ गई, बहुत आसान सी भाषा में अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझें तो ये लाइट कितना मुड़ गई है, बस ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है होता है। तो n इज, इसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू c/v, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो ये n हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बस ये बताता है कि लाइट मीडियम में जाकर कितना मुड़ गई है, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कॉन्सेंट्रेशन के साथ पॉलीमर की कॉन्सेंट्रेशन हम धीरे धीरे, भाई थोड़ा पॉलीमर डालेंगे तो कम कॉन्सेंट्रेटेड होगा, थोड़ा ज्यादा डालेंगे तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। तो इस तरह अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन देख लेते हैं और उसी पर डिपेंड करता है हमारे h की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर और यहाँ पर c क्या है, c तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन है, जो भी हमने पॉलीमर का सोल्यूशन लिया हुआ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारे पास अगर हमने टॉ निकाला, कैसे, टॉ के लिए हमने अभी फॉर्मूला देखा था, टॉ हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। टर्बिडिटी के लिए कैलकुलेशन करने के लिए हम सिंपल फोटोमीटर जो है इजीली यूज कर लेते हैं। तो टर्बिडिटी वहां से आ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होगी, h जो है कांस्टेंट है, तो हम इजीली यहाँ पर m को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो कैलकुलेशन कैसे होगी वो हम अभी इसमें आगे देख लेते हैं। तो टर्बिडिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस आर मेजर्ड। तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस पर हम टर्बिडिटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिटरमिन कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, द क्वांटिटी hc/τ इज प्लॉटेड अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन। इस क्वांटिटी को हम कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा, एक लीनियर ग्राफ मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन हमें वहां पर मिल जाती है। ये हमने hc/τ लिया हुआ है, ये कॉन्सेंट्रेशन यहां से यहां की तरफ इंक्रीज कर रही है, यानी यहां पर कॉन्सेंट्रेशन 0 है और फिर धीरे धीरे ये इंक्रीज करेगी।
दिस इज एक्स्ट्रापोलेटेड टू जीरो कॉन्सेंट्रेशन एज शो इन फिगर। तो हम ये जो स्ट्रेट लाइन हमारी आई थी इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। ये लास्ट वीडियो में भी विस्कोसिटी मेथड जब हमने डिस्कस किया था वहां पर भी हमने एक्स्ट्रापोलेशन को डिस्कस किया था कि एक्स्ट्रापोलेशन क्यों कर रहे हैं हम। ये एक्स्ट्रापोलेट हम कर रहे हैं पीछे की साइड, यानी क्यों कर रहे थे हम, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था वो ये कह रहा है HC अपॉन टॉल, इसमें हमने लिमिट लगा दी है C टेंड्स टू 0 कि C जो है 0 की तरफ इंक्रीज मतलब बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो C मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो है धीरे धीरे 0 होती जा रही है। एक्चुअली इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाती है, तो धीरे धीरे हम कॉन्सेंट्रेशन जो है इस ग्राफ को जो है 0 की तरफ, कॉन्सेंट्रेशन जहां पर 0 हो रही है धीरे धीरे उसकी तरफ हम ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जहां पर भी इस वाली एक्सिस को कट करेगी, ये वाली यहां से यहां तक की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारी इंटरसेप्ट की वैल्यू कहलाती है। तो इंटरसेप्ट से हमें मिल जाती है 1/m की वैल्यू, क्योंकि जो हमारा ये फिगर जो भी हमारी इक्वेशन होती है इसकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में हमने बस यही किया है कि HC अपॉन टॉ को कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट जो है स्ट्रेट लाइन हमें मिल गई, ग्राफ प्लॉट किया, और इस स्ट्रेट लाइन को जब हम पीछे की साइड एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो हमें 1/m की वैल्यू देती है, और इस वैल्यू से हम फिर मॉलिक्यूलर वेट हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो लाइट स्कैटरिंग मेथड से हमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर देखने को मिलता है। तो MW की वैल्यू यहाँ पर हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे विस्कोसिटी मेथड से हमने MV की विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, तो लाइट स्कैटरिंग मेथड से हम वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो MW इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था लाइट स्कैटरिंग मेथड। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड इसमें यूज करेंगे जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। हालांकि इन दोनों मेथड के बीच में एक और मेथड था ऑस्मोटिक प्रेशर, वो मैंने अभी छोड़ दिया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। जेल परमिएशन थोड़ा सा छोटा है तो इसलिए मैंने इसको पहले ले लिया। तो जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी में अगर हम देखें, इसमें हम क्या करते हैं, देखिए जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी का अगर मैं आपको समझाना चाहूँ सबसे पहले एग्जाम्पल से। जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली एक हमारी क्रोमेटोग्राफी होती है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, उसी का एक टाइप है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक कॉलम ले लेते हैं। अगर मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझाऊं तो ये कॉलम एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ कॉलम होता है, ठीक। कॉलम एक स्टेनलेस स्टील की ट्यूब समझ लीजिए आप, ये ट्यूब है, ठीक है, ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। तो इसको हम कॉलम बोल दे रहे हैं यहाँ पर। इस कॉलम में हम कुछ ना जेल डाल देते हैं, इसमें जेल से इसको पैक कर लेते हैं, मतलब पूरे जेल जो है इसमें फिक्स हो जाता है। जेल आपने वर्ड सुना, एक सेमी सॉलिड मास जो होता है उसको हम जेल बोल देते हैं। जैसे आपने कभी जेली खाई हो तो वो थोड़ी सेमी सॉलिड होती है ना, उसको हम जेल बोल रहे हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर हम कौन सा जेल यूज कर ले रहे हैं, इसमें माइक्रोपोरस ग्लास बीड्स हम यूज कर सकते हैं या पॉलीस्टाइरीन पाउडर हम यूज कर लेते हैं। तो उसको इस कॉलम में डालकर उसको कॉलम को पैक करना होता है, ठीक है। तो इसमें जेल के पार्टिकल कुछ इस तरह से डले हुए रहते हैं, ठीक है। और इन जेल पार्टिकल्स में थोड़े से पोर्स होते हैं, पोर्स माने थोड़े से छेद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं इसमें छेद भी हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस कॉलम में एक यहाँ पर इस कॉलम के साथ यहाँ पर एक हाई प्रेशर पंप लगा हुआ होता है। इस हाई प्रेशर पंप से हम एक तो डालते हैं इसमें पॉलीमर का सोल्यूशन, जो भी हमें पॉलीमर का हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो वो पॉलीमर का सोल्यूशन डालेंगे, और डालते हैं साथ में इल्यूएंट। इल्यूएंट एक वर्ड होता है जिसके लिए मतलब हम किसी सॉल्वेंट के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं इल्यूएंट। इल्यूएंट का काम होता है एड्सॉर्ब पार्टिकल को रिमूव कर देना। तो रिमूवल के लिए, अब ये एड्सॉर्ब पार्टिकल क्या है वो अभी हम देखेंगे। एड्सॉर्ब वर्ड मैं यूज कर रही हूं यहाँ पर। एक वर्ड होता है एब्सॉर्ब और एक वर्ड होता है एड्सॉर्ब। एड्सॉर्ब जो सिर्फ ऊपर वाली सरफेस तक ही किसी से चिपक कर रह जाए तो वो हम एड्सॉर्ब कह रहे हैं। तो जब हम इसमें पॉलीमर सोल्यूशन डालेंगे, अब ये पॉलीमर सोल्यूशन में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर्स होंगे, कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये साइज के बेस पर, ये जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी जो होती है ये साइज के बेस पर डिफरेंशिएट कर देती है इस पॉलीमर सोल्यूशन को। तो पॉलीमर सोल्यूशन में हमारे पास सपोज हमारे पास एक बड़े पार्टिकल है, ठीक है भाई, पॉलीमर सोल्यूशन तो उसमें तो कई टाइप्स के पार्टिकल्स होंगे, या हम ये कह सकते हैं कुछ हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले होंगे, कुछ लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होंगे। तो हमने कुछ बड़े साइज के ले लिए, कुछ थोड़े और छोटे साइज के ले लिए, कुछ बिल्कुल ही छोटे ले लिए, ठीक है। तो जब हम पॉलीमर सोल्यूशन इसमें से डाल रहे हैं और बहुत हाई प्रेशर के साथ डाला जाता है तो इसमें से क्या होता है, जो ये छोटे साइज वाले होते हैं पार्टिकल्स वो इन जेल में फंस जाते हैं।
यानी चिपक जाते हैं। जेल में कैसे? क्योंकि जेल में पोर्स बने हुए हैं, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं उनके पोर्स में चले जाते हैं, जो छेद बने हैं जेल में उनमें चले जाते हैं ये, ठीक है। और बाकी के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो, क्योंकि जेल पार्टिकल्स के बीच में गैप है, वो उस गैप से होते हुए नीचे की साइड गिर जाते हैं। तो जब नीचे गिरेंगे ये, तो यहाँ पर हमारा एक डिटेक्टर लगा हुआ होता है। डिटेक्टर का काम होता है डिटेक्ट करना, मतलब पता लगाना। तो ये क्या पता लगाएगा? साइज के बेस पर डिफरेंशिएट हो रहा है, क्योंकि यहां पर तो पहले बड़े साइज के पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट साइज जो होगा उसके पार्टिकल आएंगे, और सबसे लास्ट में जो आएंगे वो एकदम छोटे साइज के पार्टिकल आएंगे। तो जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, अगर पॉलीमर सोल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स वाले या डिफरेंट डिफरेंट साइज वाले पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से, और वहीं से हम उसका मॉलिक्यूलर वेट भी डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसमें क्या तो डिटेक्टर का क्या काम हो गया? डिटेक्टर ने इनको डिटेक्ट कर लिया कि भाई ये बड़े साइज वाले हैं, फिर इंटरमीडिएट, और फिर छोटे साइज वाले। तो पहले जो आएंगे वो हमेशा बड़े साइज वाले आएंगे, फिर छोटे साइज वाले, और फिर सबसे छोटे साइज वाले। तो एक बार हम इसको, ये तो इसका थोड़ा बेसिक सी आपको मैंने समझा दिया कि एक्चुअल में जेल परमेशन में होता क्या है। तो इन दिस मेथड अ सोल्यूशन ऑफ पॉलीमर इज पास्ड थ्रू अ कॉलम। कॉलम में से हम सोल्यूशन को पास करते हैं, विच इज पैक्ड विद स्मॉल जेल लाइक पार्टिकल्स, तो जो कि छोटे छोटे स्मॉल जेल लाइक पार्टिकल से पैक्ड होता है, ठीक है। और वो जेल हम क्या यूज कर रहे हैं? पॉलीस्टाइरीन पाउडर यूज कर सकते हैं, या हम वहां पर माइक्रोपोरस ग्लास बीड्स यूज कर सकते हैं। फिर क्या होगा? द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर पेनिट्रेट इनटू द पोर्स ऑफ द कॉलम पार्टिकल्स। तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे पॉलीमर के, वो कॉलम पार्टिकल्स यानी जो जेल के पार्टिकल्स हैं उनके पोर्स में पेनिट्रेट माने घुस जाएंगे, ठीक है, अंदर चले जाएंगे। एंड आर रिटार्टेड इन देयर इल्यूशन थ्रू कॉलम। तो जो हम ये इल्यूएंट डाल रहे हैं इसमें, तो ये जो इल्यूजन हो रहा है, इल्यूजन क्या हो रहा है कि देखिए जेल पार्टिकल में इसके जो जेल में जो ये छोटे पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होंगे, सिर्फ एब्जॉर्ब सतह तक रहेंगे। तो जब ये बाहर निकलेंगे तो इल्यूएंट का काम होता है उस जेल में से इन पार्टिकल को बाहर निकालना, बस ये वाला काम हुआ। तो ये इल्यूजन हो रहा है एक तरीके से पार्टिकल्स का। तो इस इल्यूएंट के दौरान क्या होगा कि इल्यूजन के दौरान क्या होगा कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं, ये इस लाइन का जो मतलब है ना, आर रिटार्टेड इन देयर इल्यूजन थ्रू कॉलम। रिटार्टेड माने कमी हो जाना, ठीक है। तो ये जो है धीरे धीरे निकलेंगे, मतलब पहले बड़े साइज के निकलेंगे, फिर ये छोटे साइज के निकलेंगे। तो छोटे साइज वाले लास्ट में निकलेंगे, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे धीरे, ये एक्चुअल में जेल परमेशन अपने आप में बहुत स्लो प्रोसेस है, तो बहुत स्लोली निकलते हैं। तो पहले ये निकलते हैं, फिर ये निकलेंगे, और लास्ट में ये निकलेंगे। तो ये क्योंकि बहुत धीरे धीरे निकल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनकी स्पीड है निकलने की वो बहुत कम हो रही है, बहुत कम है। तो इसलिए हमने यहां पर वर्ड यूज किया कि आर रिटार्टेड इन देयर इल्यूजन, अपने इल्यूजन में बहुत धीरे धीरे निकल रहे हैं थ्रू द कॉलम। वेयर एज द लार्जर मॉलिक्यूल्स डू नॉट पेनिट्रेट इनटू द जेल पोर्स। तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो इस जेल के पोर्स में नहीं घुस पाते हैं, अंदर नहीं जा पाते हैं, एंड आर स्वेप्ट अलोंग विद द सॉल्वेंट अर्लियर देन द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो वो क्या करेंगे? जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली यहां से इल्यूएंट के साथ आराम से बाहर आ जाएंगे, नीचे की साइड आ जाएंगे, और पहले आ जाएंगे किनसे? स्मॉलर मॉलिक्यूल से। तो इफ द पॉलीमर सैंपल कंटेन्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस, अगर पॉलीमर जो हमने लिया हुआ है उसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस वाले मोनोमर्स हैं, तो देन द मॉलिक्यूल्स आर इल्यूटेड फ्रॉम कॉलम इन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूल्स जो कॉलम में से बाहर निकल के आ रहे हैं वो अपने मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग निकल रहे हैं। पहले बड़े यानी बड़े साइज वाले, या हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले पहले निकल रहे हैं, फिर उनसे कम मॉलिक्यूलर वेट वाले निकल रहे हैं, फिर उनसे बिल्कुल ही कम मॉलिक्यूलर वेट वाले यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। तो जो डिटेक्टर होता है, डिटेक्टर का क्या काम होगा? डिटेक्टर इनको जो हम ये जो चेंज ला रहे हैं, मतलब हम जो डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ये एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पर हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम जो डिटेक्टर लेते हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस्ड लेते हैं। उसका क्या मतलब हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर बेस्ड डिटेक्टर का क्या काम हुआ? देखिए, एक जो हमने प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पर जो इल्यूएंट लिया है वो हमारा प्योर सॉल्वेंट है, वो हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे बेंजीन ले लिया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ले लिया, क्लोरोफॉर्म, जाइलिन, कोई भी हम इल्यूएंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो वो तो हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है, तो उसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होगा ही होगा, ठीक है। अब जब ये यहाँ पर डिटेक्टर में जब ये यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये
प्योर सॉल्वेंट के साथ, क्योंकि पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स भी हैं, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं, लेकिन आ तो रहे हैं वो प्योर सॉल्वेंट के साथ ही। तो हमें एक और मिक्सचर हमें यहाँ मिल जाएगा प्योर सॉल्वेंट प्लस पॉलीमर मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो इनका भी कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है उसको हम डेल्टा एन से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, फिर इस डेल्टा एन और टाइम के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, और वो ग्राफ हमें क्या देता है, ये कुछ पीक्स बना के दे देगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह की पीक्स आ जाती हैं, टाइम के साथ साथ आती हैं। जो पहले कम टाइम पे आई है इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर मास बड़ा है, यानी ज्यादा, या तो कह सकते हैं कि ये जो मोनोमर मॉलिक्यूल, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स निकले हैं, इनका साइज बड़ा है, या हम ये कह सकते हैं कि इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। फिर जो दूसरी पीक आएगी वो थोड़े इंटरमीडिएट वाली, थोड़ा और कम मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा या थोड़ा कम साइज हो जाएगा। जो लास्ट में पीक आएंगी वो सब छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स के लिए पीक आएंगी। तो ये टाइम के साथ साथ हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस्ड जो हमारा डिटेक्टर होता है ये इनकी अलग अलग पीक्स बना देता है। तो यही बात इसमें बताई गई कि अगर हमारे मॉलिक्यूलर पॉलीमर सैंपल में अगर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस वाले मोनोमर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये मॉलिक्यूल्स हमेशा इल्यूट होंगे अपने सीक्वेंस, और सीक्वेंस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर मास, यानी बड़े मॉलिक्यूलर मास वाले पहले, यानी जो ये पीक बन के आएगी, यहीं से हम डिटेक्ट कर लेते हैं, ये जो पीक बन के आएगी ये बड़े मॉलिक्यूलर वेट, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले की होगी, और जो धीरे धीरे आगे की साइड हम बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि टाइम के साथ हम बना रहे हैं, तो कम टाइम में शुरुआत में जल्दी से कौन सा आएगा, वो बड़े मॉलिक्यूल्स आएंगे। जो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में जब हम पहुंचेंगे तो हमें छोटे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मिलते चले जाते हैं। तो इस बेसिस पर हम मॉलिक्यूलर मासेस के बेसिस पर इनको डिफ्रेंशिएट अलग अलग कर सकते हैं। तो इस मेथड से हमें कौन सा मॉलिक्यूलर मास मिलेगा, यहां पर हमें मिलता है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो ये सब कुछ था जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी। तो जेल जो है यहाँ पर परमिट कर, जेल परमिशन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जेल यहाँ पर परमिट कर दे रहा है, परमिशन दे रहा है, अलाउ कर दे रहा है उन पार्टिकल्स को पास होने के लिए। तो जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी एक्चुअल में एक साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी होती है, उसका एक टाइप होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमें मॉलिक्यूलर मास मिलता है वो हमें वेट एवरेज मॉलिक्यूल, क्योंकि हम वेट के बेसिस पर इसको डिफ्रेंशिएट करें, या तो हम कह सकते हैं साइज के बेस पर कर रहे हैं। साइज मतलब बड़ा साइज है तो इसका मतलब ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो इस बेसिस पर हम यहाँ पर इसको अलग अलग बता सकते हैं, तो डिटरमिन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट को। तो यहाँ हमने आज दो मेथड डिस्कस किए, बाकी जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है और एक और ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो है या ऑस्मोमेट्री मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।